सर ये बताइए कि पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ और कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले में। इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है, एनडीए को लग रहा है उनका पलड़ा भारी है। पीएम मोदी ने तो कहा है कि एक तरफा वोट पड़ा है एनडीए को। आप किस तरह से देखते हैं कम वोटिंग को? देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तो गर्मी चल रही है, इस समय गर्मी शुरू हो गई है और अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। दूसरा कारण ये है कि शुक्रवार को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है। शुक्रवार को शुरू में जिन जिन इलाकों में मुस्लिम हैं, वहाँ उनकी कतारें भी कम देखने को मिली। उसके कई रीज़न बताए जा रहे हैं। नमाज वगैरह का समय होता है, आफ्टरनून में इनकी लाइनें लगनी शुरू हुई थी। तीसरा कारण जो है वो ये है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार बहुत सारे लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि चलो 3 दिन मिल गए छुट्टी के, आउटडोर कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है अपना शुक्रवार को वोट करने के बजाय निकल गए परिवारों के साथ घूमने-घामने के लिए, सैर-सपाटे के लिए और 3 दिन की छुट्टियों की मौज करने के लिए। चौथा कारण ये है अंजू जी कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिनमें मैं प्रधानमंत्री को भी मानता हूँ और अमित शाह को भी, इन लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया पार्टी के भीतर भी और देश में भी कि भाई मोदी तो आ ही रहे हैं। और एक ये आश्वस्ति का भाव कहीं न कहीं लोगों के भीतर भी हम देख रहे हैं। जिस तरीके से आम तौर पर आम चुनाव जो होते हैं लोकसभा के, उसको लेकर के जिस तरह की उत्सुकता, कौतूहल, चर्चाएँ नाई की दुकान से लेकर के चाय की छोटी-मोटी दुकानों तक पर और बाज़ारों में, घर बाहर होती थी, वैसी चर्चाएँ इस बार दिखाई नहीं दे रही। या तो सबने मान लिया है कि मोदी के सामने जो है कोई विपक्ष है ही नहीं, किसी में जान है ही नहीं, कोई विकल्प पेश करने वाला नेतृत्व या दूरदृष्टा दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मोदी जी आ ही रहे हैं। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 400 पार हो रही है, तो फिर हमें ज़्यादा चकल्लसबाजी करने की ज़रूरत क्या है, किसी से उलझने की ज़रूरत क्या है और इतना ज़्यादा इतनी धूप में निकल कर के वोटिंग के लिए लाइन में लगने की भी क्या ज़रूरत है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से फर्स्ट फेज में इलेक्शन में उतना टर्नआउट नहीं हुआ है जितना 2019 के फर्स्ट फेज में हुआ था। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी घटना होती है तो वो एक संकेतक होती है, एक चेतावनी भी होती है, एक सबक भी होती है। तो जो शिकायतें लोगों की मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि साहब फर्स्ट फेज में जहाँ-जहाँ मतदान था, वहाँ जो कैडर बीजेपी का हुआ करता था या इनके आनुषंगिक संगठनों का हुआ करता था, वो भी इस बार थोड़ा-सा ढीला दिखाई दिया है। वो इस मायने में ढीला दिखाई दिया है कि पहले वो पहचान एक होती थी कि इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में कितने घर ऐसे हैं जो हमारे अपने समर्थक हैं। उनके यहाँ पर्चियाँ पहुँच जाती थी, भई कौन-सा सीरियल नंबर है, कौन-सा आपका नंबर है, ये लीजिए और आप समय से जो है वोटिंग के लिए जाइए। इस बार वैसे फ़ोन कॉल भी नहीं आए किसी के पास कि भई आप लोग वोटिंग के लिए निकले कि नहीं निकले, आपके पास पर्ची पहुँची कि नहीं पहुँची। तो बहुत सारा इस बार मामला ढीला था पहले फ़ेज़ के चुनाव में। मुझे लगता है कि ये एक सीख है बीजेपी नेतृत्व के लिए और शीर्ष नेतृत्व के लिए भी कि आप लोगों को इतना भी बेपरवाह, लापरवाह मत कर दीजिए, इतना भी संतुष्ट मत कर दीजिए कि वो घरों से निकलने से पहले सोचे कि अरे! मोदी तो आ ही रहे हैं, कोई और तो है नहीं उनके सामने, तो हमें क्या ज़रूरत है मतदान केंद्र तक जाने की, चलो सैर-सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये एक सीख है बीजेपी नेतृत्व के लिए भी। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोटर हैं अति उत्साह का शिकार हो गए हैं और दूसरा जो माना जाता है कि बीजेपी के अंदर बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट होता है, वो आपको लग रहा है कि पहले चरण में मिसिंग था। वो ठीक होगा, पर मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। आप इस तरह के बयान बार-बार जो देते हैं, इससे एक गलत मैसेज जाता है। दूसरे मैं ये भी कहता हूँ कि केवल बीजेपी का ही वोटर
उतने उत्साह में दिखाई नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी, जो मोदी विरोधी वोटर है, उसमें कौन सा उत्साह दिखाई दे रहा है कि चलो हमें राहुल जी को जिताना ही है, या चलो हमें अखिलेश जी को इस बार 5 के बजाय 25 सीटें देनी ही हैं, या जो दूसरे और दल हैं इनके विरोधी, उनके पक्ष में ही कौन सा लंबी लंबी लाइनें लग करके वोटिंग हुई है। इस बार दोपहर तक तो जो मैंने कहा है कि मुस्लिम वोटर भी लाइनों में उतने दिखाई नहीं दे रहे थे जितने आमतौर पर दिखाई देते हैं। रामपुर की और मुरादाबाद की तो मेरे पास सूचना है, कुछ और इलाकों की भी सूचना है कि वहाँ, कैराना है, सहारनपुर है, वहां हाँ पर भी कम कैराना, वोट पड़े हैं। हाँ सहारनपुर में कम पड़े, कैराना में उतने कम नहीं पड़े और मुजफ्फरनगर में भी कम नहीं पड़े, पर बाकी जगहों पर सूचनाएं हैं कि उस तरह का टर्नआउट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसकी वजह से फर्स्ट फेज में थोड़ा सा कम हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ है। 68% के आसपास वोटिंग हुई है ओवरऑल पूरे देश में। पर सर एक चीज और है, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो है उनको सीख लेने की जरूरत है। ये भी तो बताने की जरूरत है कि 400 पार तभी होंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो 400 पार का आंकड़ा बीजेपी कैसे हासिल करेगी? ये मैसेज देना भी तो बहुत जरूरी है ना। और शायद सबके, आप सही कह रहे हैं, सबके दिमाग में शायद घुस गया है कि मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे, तो फिर वोट देने क्यों जाया जाए, जबकि वोट देंगे तभी तो आएंगे। वो एक रणनीतिक चूक है, मुझे लगता हम्म। है कि इसमें अब ये सुधार करने की जरूरत है, और शायद ये लोग करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी भी अगर इस तरह की लापरवाही होती है, थोड़ी सी भी चोट लगती हुई दिखाई देती है, कुछ रणनीतिक चूक दिखाई देती है, तो उसको ये करेक्ट भी करने की क्षमता रखते हैं और करते रहे हैं। ये बाकी विपक्षी दलों की तरह नहीं है, नेताओं की तरह नहीं है कि चपत भी खाते रहते हैं, मार भी खाते रहते हैं, हारते भी रहते हैं, और फिर भी थाईलैंड और सिंगापुर और इटली और पता नहीं अमेरिका और लंदन कहाँ-कहाँ घूमते रहते हैं, मौज-मस्ती में रहते हैं। वैसा बीजेपी में नहीं होता है। तो बीजेपी में ज़रूर इसमें कुछ करेक्शन हमें देखने को मिलेगी आने वाले चरणों में। सर हैदराबाद की बात करें तो ओवैसी जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं, काटते रहो वगैरह वगैरह बोलते हैं, क्या वो आपको लग रहा है माधवी लता से डर गए हैं? इस बार उनको लग रहा है कि शायद संसद भवन ना पहुंच पाए, इसलिए खुद ही ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। देखिए, हैदराबाद का जिस तरह का माहौल है, हैदराबाद का जिस तरह का समीकरण है, और असदुद्दीन ओवैसी के परिवार को जिस तरह के वोट मिलते रहे हैं, अभी तक तो उनको कोई चैलेंज मिला ही नहीं था। पहली बार लग रहा है कि माधवी लता जो है वो टक्कर दे रही है और ठीक-ठाक चुनाव लड़ रही है, और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, वो ही उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिसको हम पसमानदा कहते हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी उन्होंने सेवा भी की है, एक चिकित्सक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, उनमें भी वो जा रही हैं, जाने की हिम्मत कर रही हैं, ऐसी गलियों में जाने की हिम्मत कर रही हैं, जहाँ आम तौर पर कोई प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी परिवार के खिलाफ जो खड़े होते रहे, वो जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो वहाँ तक वो जा रही हैं और एग्रेसिव तरीके से अपना कैंपेन जो है वो कर रही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को हराना उतना आसान भी नहीं है हैदराबाद में, पर फिर भी अगर असदुद्दीन ओवैसी इस हरकत के लिए मजबूर कर दिए गए कि वो जा रहे हैं, लोगों को तरह-तरह के मैसेज दे रहे हैं और एक उकसावे वाली हरकत कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेचैनी तो है, खदबदाहट तो है अंदर। और दूसरी बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो चरित्र है कुल मिलाकर के, जिस तरह का तौर तरीका है उनका राजनीति करने का, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का, उससे कौन परिचित नहीं है। वो चाहे उत्तर प्रदेश जाएँ या दूसरे प्रदेशों में जाएँ, वहाँ जाकर के वो किस-किस तरह के स्टेटमेंट देते रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएँ तो आपको तमाम तरह के वीडियो मिल जाएँगे जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी तो थैला उठाएँगे, हिमालय निकल जाएँगे, योगी जो है वो मठ चले जाएँगे, फिर आपको बचाने के लिए कौन आएगा? इस तरह के मतलब ध्रुवीकरण वाले बयान वो
और फ़िरका परस्त है ये पूरा परिवार, ये तो सब जानते हैं। तो इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत एग्रेशन के साथ जो है वहाँ अपना काम किया है। कॉर्पोरेटर के भी जब चुनाव हो रहे थे ग्रेटर हैदराबाद के, तो योगी आदित्यनाथ तक वहाँ गए थे रोड शो करने के लिए और सभा करने के लिए, और इनके पसीने छूट गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 सीटों से 44 सीटें आई थी वहाँ पर, 40 सीटें बढ़ गई थी। तो स्पार्किंग है, जिस तरीके से हमें तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, एक ऐसा प्रामाणिक नेतृत्व वहाँ अन्नामलाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, जिसने वहाँ अब ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया है वोटरों का। और खुद कोयम्बटूर से जो खबरें आ रही हैं, अन्नामलाई के जीतने में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। कई सीटें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पहली बार निकलने वाली हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 15% से लेकर के 22-23% तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मिल सकता है। तो ऐसे ड्राई एरिया जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, वहाँ भी अगर फसल लहलाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस चुनाव में उतना अच्छा ना करे, लेकिन 5 साल बाद या जब भी विधानसभा चुनाव आएँगे उसमें तो बहुत पॉजिटिव खबरें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की मिलेंगी। और जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं वहाँ पर उनको चुनौती देती हुई भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। देखिए बात तो अभी असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, लेकिन मैं एक विषय से हट कर के बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सपा-बसपा के दुष्चक्र में फँस कर के रह गया था और कोई तीसरी ताकत नहीं थी विकल्प के तौर पर, और बाद में फिर जब नरेंद्र मोदी की आंधी चलनी शुरू हुई 2013 और 14 में, और फिर जब 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए मोदी के उभार के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ ना। इसी तरीके से हरियाणा में या तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती थी ओम प्रकाश चौटाला की, या कांग्रेस की बनती थी। तो हरियाणा भी एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। जैसे ही मोदी इमर्ज हुए नेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और दूसरी बार की सरकार है इस बार। इसी तरह तमिलनाडु में भी जो द्रविडियन पार्टी थी, ये दोनों अन्ना डीएमके और डीएमके, इनके दुष्चक्र में ये प्रदेश फंसा हुआ था। अब वहाँ एक विकल्प दिखाई देना शुरू हुआ है अन्नामलाई के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से सेंगोल की स्थापना नई पार्लियामेंट में स्पीकर की चेयर के पास की है, जिस तरीके से वो काशी और तमिल संगमम जो है वो उसका आयोजन करते हैं, जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उन्होंने तमिलनाडु के और कुछ दक्षिणी राज्यों के धर्म स्थलों का, मंदिरों का और रामेश्वरम से लेकर के तमाम दूसरी जगहों के दौरे किए हैं, उसका हमें असर वहाँ देखने को मिल रहा है। चेन्नई का रोड शो हो, चाहे प्रधानमंत्री का कोयम्बटूर का हो या दूसरी जगहों का हो, वहाँ जो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोगों की आंखों में चमक थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो हर पल को प्रधानमंत्री को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे, वो अद्भुत चित्र हैं और दृश्य हैं, और वो ये शो कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।